पत्नी के साथ झगड़ा करना कोई दहेज केस नहीं माना जाएगा। घरों में जो सास बहू की जो लड़ाइयां होती है उनसे कोई केस नहीं बनता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू कि सिर्फ आपस में झगड़े होना, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे परिवार के ऊपर दहेज केस लगा दिया जाए, और इसलिए इन धाराओं के तहत में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ये जजमेंट अभी का है, 9 मार्च 2026 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें और बता दी कि अगर ऐसी चीजें घरों में हो रही है तब भी जो है मुकदमा दहेज का नहीं बनेगा जी। पहली चीज बता दी, अगर पति ने पहले तलाक का केस लगा दिया है, अगर कोई पति जो है अगर उसने पहले तलाक का केस लगा दिया है और उसके बाद अगर पत्नी ने कोई एफआईआर कटवाई है पति और उसके परिवार के खिलाफ में, तो इसका मतलब यही माना जा सकता है कि उसने सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा किया है कि ताकि वो अपनी तलाक की पिटीशन वापस ले ले। पहले अगर पति ने तलाक लगा दिया मतलब क्रूरटी जो है पति के साथ में हुई है पत्नी से पहले, यहां पे कोर्ट ने ये बताया इसी जजमेंट के अंदर। इसके अलावा एक चीज और बता दी, सिर्फ सामान्य आरोप। सामान्य आरोप, सामान्य आरोप का मतलब होता है जो घरेलू जो झगड़े होते हैं, नॉर्मली जो घरों में तू मैं होती है। आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में नहीं होते। हम बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं हमारी नज़रों में, जो बॉलीवुड के स्टार हैं, फिर जो साउथ के स्टार हैं, फिर नॉर्थ इंडिया के जो भी स्टार हैं, या फिर जो मंत्री भी हैं, ऐसा कोई हमको नहीं देखने को मिलता है जिनके घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती है। और ये होना, और ये एक मजिस्ट्रेट या फिर जो जज है ये भी वो समझते हैं चीज़ें, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होनी एक नॉर्मल सी ही बात है। तो भाई अगर ये नॉर्मल जो घरों में बातें चलती है, रुसा मनाई जो चलती है, इसके लिए अगर कोई कंप्लेन दी गई है तो वो भी किसी अपराध में काउंट नहीं होता है। देन इसके बाद में अगर कोई सास बहू के ऐसे झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के अगर आपस के अगर कोई ऐसे झगड़े हैं, यानी कि कोई भी ऐसी तू मैं है, तो उसके तहत में अगर वो दहेज केस बनवाया गया है तो वो दहेज केस नहीं माना जाएगा। लेकिन दहेज केस बनता कब है, यहां पे स्पेशली जजमेंट के अंदर तो नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया अगर कोई गंभीर चोट पत्नी को मिली है उस केस में दहेज केस बन सकता है, और जो सामान्य आरोप होते हैं उनके तहत में दहेज केस नहीं बनेगा। अभी जजमेंट में देख लेते हैं चीजें कैसे कैसे एक्सप्लेन की है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा था 9 मार्च 2026 का जजमेंट है, आप देख सकते हो ये केस है, बिल्कुल ताजा जजमेंट है 9 मार्च 2026 का, डॉक्टर सुनील कुमार पूर्वे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि ट्रायल कोर्ट में जो मैटर चला उस वहां पे जो संज्ञान आया उसके खिलाफ में पति और उसका पूरा परिवार जो है वो हाई कोर्ट में आ गया जी, पटना हाई कोर्ट में आ गया। और पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ पति की भाभी का नाम काट दिया, बाकियों के नाम नहीं काटे एफआईआर से। और पत्नी की भाभी का नाम भी इसलिए काट दिया कि भाई ये तो जो है एक तो दूर की रिश्तेदार होगी, भाई की वाइफ होगी, एक सिर्फ सामान्य आरोप थे। लेकिन पति जो है अब सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया कि एटलीस्ट मेरे जो माँ बाप है उनका नाम भी काटो और मेरा भी काटो, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर के बारे में बता दिया कि 8 जुलाई 2019 को इनकी शादी हुई थी और 31 मार्च 2021 को, यानी कि 2019 में शादी हुई थी और 2021 में धारा 13 के तहत में पति ने क्या लगा दिया, पति ने बिहार के दरभंगा स्थित परिवार कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा दी। पहला केस किया इसने किया, पति ने किया। अब 2022 में 18 मार्च 2022, तकरीबन 1 साल हो गया। देखो ये 31 मार्च का है और ये 18 मार्च का, तकरीबन 1 साल बाद पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने 341, 323, 498 और 34 और पूरे परिवार पे 3 और 4 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आप समझ ही सकते हो ये किसके लिए होता है, दहेज के लिए, मार पिटाई के लिए। 341 का मतलब होता है कि किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, शायद उनके घर पे उसको मनाने के लिए गए होगे मायके में। और 34 का मतलब होता है उस केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और यहाँ 3 और 4 का मतलब होता है या तो दहेज लिया है या फिर दहेज की मांग की है, इसलिए 3 और 4 का मुकदमा लगता है। अब यहाँ पे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद उसके साथ में यातना क्रूरता शिकार, जो नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो हो गई। लेकिन कोई भी स्पेशली ऐसी चीज नहीं बताई है लड़की ने कि उस तारीख को उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए एक जजमेंट है 2024 का लक्ष्मी नारायण नाम से, लक्ष्मी नारायण स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 12 दिसंबर 2024 की। इसके अंदर भी उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया अगर किसी लड़की के साथ में क्रूरता हुई है, भाई अगर आपके साथ में भी गलत हुआ है या मेरे साथ में भी गलत हुआ है, तो एटलीस्ट हमको वो दिन हम नहीं भूलते हैं। भाई फलाने दिन मेरे साथ में है ना, वो दिन मेरे लिए मनहूस था, हम ऐसा बना लेते हैं। यहाँ तक कि लोग है ना उस तारीख को क्या बना लेते हैं, अपने लिए अनलक्की बना लेते हैं। भाई 18 तारीख को मेरे साथ ऐसा हुआ था तो 18 मेरे लिए लक्की नहीं है। ऐसा एक जर्नली हर इंसान के साथ में होता है। तो उस जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि लड़की के पास ना तारीख है, ना दिन है, ना कोई महीना पता है, ना ये पता है कि क्रूरता स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी। तो मतलब ये जो पूरी स्टोरी है घड़ के लेके आई, ये सिर्फ एक मिथ स्टोरी है। तो ऐसा ही यहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताई है, ना कोई MLR
बता रहे हैं। अब जैसे 323 का मुकदमा बन गया, 323 मतलब मारने पिटाई के लिए होता है, लेकिन कोई एमएलआर रिपोर्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब शायद वो मार पिटाई हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे वो जजमेंट की बात बता रहा हूँ, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद में लड़की ने क्या कर दिया, 18 मार्च को जो है भाई आरोपियों के खिलाफ मिलकर भाई मेरे को चादर से बांध के मेरे को हत्या करने के इरादे से गला घोट दिया, इसलिए इसने 18 मार्च 2022 को क्या करवा दी, दहेज के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया जी। अब मुकदमा आ गया कोर्ट में, और इसके बाद जो है हाई कोर्ट ने विवादित आदेश द्वारा क्या किया, सिर्फ भाभी को निकाल दिया और बाकी जो है और याचिका को खारिज कर दिया, और बाकी लोगों के ऊपर मामला जो है एज इट सेम रहा। अब ये लोग कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मोटा मोटा आप केस समझ गए होंगे कि केस है क्या। यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। अब आगे देखते हैं। अब अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है। अपीलकर्ता कौन है, डॉक्टर साहब यानी कि लड़का है। हाई कोर्ट ने केवल भाभी को ही मुकदमे को रद्द करने के राहत प्रदान करने में गलती की है, यानी कि सिर्फ ओनली भाभी को निकालने में ये गलती की है कि भाभी के अलावा और लोगों को भी निकाला जा सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिर्फ सामान्य प्रकृति के थे। जबकि अपीलकर्ता को यह राहत देने से इनकार कर दिया कि उनका कहना है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप भी उतने ही सामान्य और व्यापक हैं। हाई कोर्ट ने भाभी का नाम ये कह के काट दिया कि भाभी के खिलाफ में सामान्य आरोप हैं, और उल्टा ये भी कह दिया कि बाकी जो अपीलकर्ता वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ में आरोप भी क्या है, सामान्य और व्यापक हैं। भाभी के खिलाफ भी सामान्य थे और इनके खिलाफ भी सामान्य, लेकिन नाम किसका काटा, ओनली भाभी का काटा। शिकायत में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, यानी कि उन्होंने कोई इसके खिलाफ में कोई सबूत ही नहीं दिया है। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी रद्द किए जाने योग्य। यह भी निवेदन किया जाता है कि विचाराधीन एफआईआर मूल रूप से पति द्वारा दायर तलाक याचिका का जवाब है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज करवाई है इसका मेन मोटिव क्या है, पति ने जो 1 साल पहले तलाक केस लगाया उसका जवाब है कि अगर तुम उसको वापस नहीं लोगे तो फिर हम यहाँ फंसाएंगे। क्रॉस केस, इस संबंध में यह बताया गया कि एफआईआर में मोटर वाहन के रूप में किसी दहेज का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो एप्लीकेशन लड़की ने थाने में दी थी ना, उसमें किसी भी व्हीकल का जिक्र नहीं किया कि इन्होंने मेरे से कौन सी गाड़ी की डिमांड की है या मैं कौन सी गाड़ी दहेज में लेके आई हूं। लेकिन उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में शिकायत में नए आरोप जोड़ते हुए यह उल्लेख किया कि उसके परिवार ने दहेज के रूप में एक मारुति कार दी थी। पहले जब थाने में उसने कंप्लेन की, उस कंप्लेन में कहीं पे भी उसने गाड़ी का जिक्र नहीं किया। जब कोर्ट में चार्जशीट आई तो वहाँ पे उसने एक अमेटमेंट की एप्लीकेशन लगाई और अमेटमेंट में उसने लिखवा दिया कि एक गाड़ी भी हम लोगों ने दी है। तो यानी कि पहले वो चीज़ या तो याद नहीं आई या फिर बाद में याद आई या फिर बाद में कुछ और ही था, ऐसा एडवोकेट साहब बता रहे हैं। अब इसके खिलाफ दूसरी पार्टी ने, शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि वर्तमान अपीलकर्ता विरुद्ध लगाए गए आरोप बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है इन लोगों की एप्लीकेशन खारिज करके, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि इन लोगों की एप्लीकेशन खारिज करके इनके ऊपर ट्रायल चलने दो। लड़की का एडवोकेट यही कहेगा, यही सारी चीज़ इसके अंदर लिख रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने, रिकॉर्ड पर मुझे सामने को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के निर्णय केवल भाभी तक सीमित रखकर गलती की है। समझ गए फैसला क्या आ गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ भाभी का नाम निकाल के गलती की कि बाकी लोगों का नाम भी निकाल देना था। क्यों निकाल देना था? एफआईआर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि भाभी और वर्तमान अपीलकर्ता विरुद्ध लगाए गए आरोप सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के समान है। एफआईआर में किसी भी अपीलकर्ता को विशिष्ट या प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा गया है। किसी के खिलाफ में कोई भी ना तो सबूत है, ना तारीख है, ना कोई मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक स्टोरी है और उन लोगों के नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। न कोई विशेष तिथियां हैं, स्थान है या व्यक्तिगत कृत्य उनके नाम से संबंधित है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। न तो कोई विशेष डेट बताई है और न कोई प्लेस बताया है और न कोई पर्सनल एक्ट बताया है कि फलाने ने मेरे को थप्पड़ मारा, उसने मेरे बाल नोचे, उसने मेरे को गंदा बोला। कोई भी उसके पास में प्रूफ नहीं है। वर्तमान अपीलकर्ता विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि वे आपस में झगड़ा करते थे। उसके साथ में जो झगड़ा होता था, हालांकि कोई आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन झगड़ा करना कोई आपराधिक अपराध नहीं है। और केवल इसी आधार पर आईपीसी का मुकदमा बन जाए 323, 498 या 341, 34 या 34 के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सिर्फ सामान्य आरोप है और उनके खिलाफ में भी उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस मुकदमे को आगे नहीं चलने दिया जा सकता है। देन आगे क्या हुआ, यह भी ध्यान देने योग्य। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, 2019 में शादी हुई और मार्च 2021 में तलाक की याचिका लगा दी। अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत 2022 में दर्ज की गई, जो तलाक की याचिका दायर करने के लगभग 1 वर्ष के बाद का समय है। हालांकि केवल इस देरी के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उनके खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप भाव में इस बात पर बल देती है कि ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक शिकायत पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्रवाई के जवाब में की हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1 साल पहले पति ने तलाक की याचिका लगाई है, उसके 1 साल बाद इन्होंने ये मुकदमे लगाए हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ कार्रवाई जवाब में की गई है,
यानी कि उसके साथ में कोई क्राइम नहीं हुआ है लड़की के साथ में, उसने सिर्फ क्रॉस केस करने के चक्कर में ये मुकदमा लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है पैरा नंबर 8 के अंदर इस केस में। देन आगे इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या करना चाहिए, इस कार्रवाई को आगे जारी रखना उचित नहीं है, और उचित नहीं है तो फिर भाई फिर कर दो रद्द। तो अपीलकर्ता के संबंध में सारी कार्रवाई रद्द की जाती है। तदनुसार हाईकोर्ट का जो आदेश था 2023 वाला, ओनली भाभी का ही जो नाम काटा था, भाभी के अलावा बाकी लोगों का नाम भी काट दिया है। और इस जो ये जो मुकदमा सभी कार्रवाई देखो संबंधित सभी कार्रवाई वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में रद्द की जाती है। पूरा मुकदमा ही क्वेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जजमेंट आ गई आपकी 9 मार्च 2026 की। तो ये सिर्फ एक सामान्य आरोप थे, ना कोई डेट बताई है, ना कोई सबूत है, ना कुछ और है, ना कोई एमएलआर है। और तलाक के बाद तो सीधी सी सिंपल सी बात है, भाई सभी समझते हैं इस बात को कि तलाक के बाद अगर लगाई है तो कोई ना कोई बदला लेने के लिए लगाई होगी, बदला लेने की भावना से ये चीज़ की गई है। और बदला लेने के लिए अगर आपके केस में भी ऐसा है कि सर हमसे भी सिर्फ बदला लेने के चक्कर में उसने केस किया है, तो एक जजमेंट और बता देता हूँ मैं, गुप्ता वाली, अचीव गुप्ता स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट है मई 2024 की, आई थिंक 3 या 4 मई की जजमेंट होगी 2024 में। अचीव गुप्ता स्टेट ऑफ हरियाणा, इसकी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये भी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सिर्फ रिश्तेदारों से बदला लेने की भावना से अगर ये ऐसे दहेज केस, पारिवारिक केस लगाए गए हैं तो ऐसे केसों को रद्द करो, और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए गए हैं। तो आप अचीव गुप्ता स्टेट ऑफ हरियाणा यूज कर लेना, ये जजमेंट आप डॉक्टर साहब वाली जजमेंट यूज कर लेना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है ये, और एक लक्ष्मी नारायण वाली, लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये भी आप यूज कर सकते हो। और बहुत सारी जजमेंट है, कम से कम 50 ऐसी जजमेंट होगी 498A के लिए, जिसमें अगर आप बारीकी से अध्ययन करोगे ना उन जजमेंट्स का, जैसे आज हमने इसका रीड किया है, अगर आप अदर जजमेंट भी पढ़ते हो, तो अगर आपका केस 2 साल 3 साल से चल रहा है तो आप ये समझोगे कि मेरा केस तो मैं जीता जिताया ही पड़ा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे से या तो कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी जा रही है, या मेरे से आर्ग्यूमेंट ढंग से नहीं की जा रही है। आपको ये लगेगा कि ये जो चीज़ें, जो जजमेंट बाहर आ रही है, मैं केस ऑलरेडी जीत चुका हूँ, लेकिन मेरा जो ट्रायल कोर्ट में केस है वो कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन या आर्ग्यूमेंट की वजह से पीछे चल रहा है, वरना ये लोग भी तो केस जीत के आए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी कोर्ट में ऐसा नहीं होता, तो ये भी तो कोई एडवोकेट साहब होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जिताया है, और यही बात उन्होंने रखी है, और यही बात हम आपको बता रहे हैं, और यही बात शायद आपको भी अपने बारे में पता है। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इन एडवोकेट साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को प्रेजेंट कर दिया, आपके एडवोकेट साहब ट्रायल कोर्ट में इन चीज़ों को प्रेजेंट कर दे। सारा खेल तो एक प्रेजेंट करने का ही है, बाकी तो सारी स्टोरी ऑलमोस्ट पारिवारिक जो स्टोरी होती है, यही सारी स्टोरी आपके साथ में भी होगी। हर घरों में यही चीज़ होती है, और तो कुछ अलग तो है ही नहीं इसमें। बस फिर वही बात, प्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उस पर थोड़ी आप अपनी पकड़ बनाओ। और अगर आप एडवोकेट हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी ऐसी जजमेंट्स, अगर आप किसी स्पेशल केस पे काम कर रहे हो तो पढ़ना शुरू करो, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ये जानकारी अच्छी लगी, आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।